इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अजीब आदत है। अच्छा, वो क्या? मतलब अगर इस दिमाग को भारत के सबसे अहम रणनीतिक दर्रों की या अक्षांशों की एक पूरी सूची रटने को दे दी जाए ना, तो ये 10 मिनट के भीतर सब कुछ भूल जाएगा। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर इसी दिमाग को एक कड़वे करेले पर हुए किसी अत्याचार की कहानी सुनाई जाए, या फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच पानी के एक विशाल जहाज की कोई बेतुकी सी तस्वीर दिखाई जाए, तो ये उसे जीवन भर नहीं भूलेगा। बिल्कुल। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार भी है। हाँ, तो असल में होता क्या है कि भूगोल की किताबें हमें नक्शे तो दिखा देती हैं, लेकिन उन नक्शों को दिमाग में कैसे छापना है, ये कोई नहीं बताता। सही बात है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं, वे भूगोल के साथ साथ मानव मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों के दर्रों की, मतलब माउंटेन पासेस की। जी। इसे ऐसे समझिए, एक विशाल अभेद्य प्राकृतिक दीवार है जो आसमान को छूती है, जिसे पार करना लगभग असंभव है। हम्म। लेकिन उस दीवार में कहीं एक छोटा सा प्राकृतिक दरवाजा खुला है, जो उस पार जाने का रास्ता देता है। हाँ। यही दरवाजा एक दर्रा है। और दिलचस्प बात यह है कि जब समय के साथ हवा और पानी की मार से ये प्राकृतिक दरवाजा बहुत छोटा हो जाता है, तो हम इसे घाटी या वैली कहने लगते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। मतलब हम अक्सर अपनी याददाश्त को एक खाली डिब्बे की तरह देखते हैं। हाँ, जिसमें बस जानकारी भरते जाओ। सही कहा। लेकिन स्मृति असल में वेलक्रो की तरह काम करती है। वेलक्रो, वो जो जूतों या बैग्स में चिपकाने वाला होता है। हाँ, बिल्कुल वही। जो नीरस, तार्किक और सीधे तथ्य होते हैं ना, वे एकदम चिकने होते हैं, जो वेलक्रो से बस फिसल जाते हैं। अच्छा। उनमें छोटे छोटे हुक होते हैं, वे दिमाग के वेलक्रो में बहुत मजबूती से चिपक जाते हैं। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो भूगोल के इन रास्तों को रटाने के बजाय जानबूझकर ऐसे ही हुक तैयार करती है, ताकि जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में चिपक जाए। तो चलिए इस वेलक्रो वाले सिद्धांत को सीधे भारत की छत पर लागू करते हैं, मतलब सुदूर उत्तर की बर्फीली ऊंचाइयों पर। हम शुरुआत कर रहे हैं लद्दाख से। अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो लद्दाख का काराकोरम दर्रा सबसे अहम जगहों में से एक है। जी। अब इसे याद रखने के लिए स्रोत ने जो दिमागी हैक दिया है, वो बहुत ही बुनियादी शब्द सहचर्य पर आधारित है, मतलब वर्ड एसोसिएशन। हाँ। हैक ये है कि कोई भी बेहतरीन कार 150 रुपए में नहीं आती, उसे खरीदने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अरे। हाँ, यहाँ कार का सीधा संबंध काराकोरम से है और लाखों का अर्थ लद्दाख से है। बहुत बढ़िया। और इस हैक की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इसका विरोधाभास। विरोधाभास वो कैसे? देखिए, काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये उस दुर्गम इलाके में स्थित है जो लद्दाख को सीधे चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल। अब वहां के जमे हुए और ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में एक विलासिता वाली कार की कल्पना करना अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है, और हमारा मस्तिष्क विरोधाभासों को बहुत तेजी से दर्ज करता है। ओ, अब समझा। मतलब पहाड़ों में कार चलाना वैसी अजीब है तो याद रह जाता है। बिल्कुल। अब शब्द सहचर्य से आगे बढ़कर स्रोत सामग्री एक और तरीका अपनाती है, भावनात्मक जुड़ाव। लद्दाख से थोड़ा नीचे जम्मू और कश्मीर की वादियों में आते हैं। जी। यहाँ बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला जैसे प्रमुख दर्रे हैं। अब इनका नाम रटने के बजाय स्रोत एक पारिवारिक दृश्य बनाता है। एक कहानी की तरह। हाँ, मान लीजिए एक सफल इंसान अपने माता पिता को सुकून के पल बिताने के लिए कश्मीर भेजता है। कोई पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं, तो जवाब मिलता है बापूजी तो जम्मू कश्मीर गए हैं। अच्छा। अब इस बापूजी में ही सारा रहस्य छुपा है। बा से बनिहाल, पू से बुर्जिल और जी से जोजिला। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है, क्योंकि पारिवारिक भावनाएं हमारे दिमाग में सबसे गहराई से बैठी होती हैं। हाँ, वो तो है। जब एक जटिल भौगोलिक जानकारी को बापूजी जैसे रोजमर्रा के और भावनात्मक शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, तो दिमाग उसे एक नीरस तथ्य के रूप में नहीं देखता, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक परिचित अनुभव के रूप में सहेज लेता है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे स्रोत की एक ट्रिक पर थोड़ा संशय हो रहा था। क्या हुआ? देखिए, जोजिला और बनिहाल तो ठीक हैं। जोजिला का अर्थ 2 जिला निकालकर उसे श्रीनगर और लेह से जोड़ दिया गया। हाँ। और बनिहाल के लिए स्रोत कहता है कि ननिहाल जाने पर मुंह मतलब जम्मू प्रसन्न हो जाता है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये सब बहुत सकारात्मक है। सही कहा। लेकिन बुर्जिल दर्रे के लिए स्रोत ने बुज़दिल शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब कायर। किसी भौगोलिक स्थान को याद करने के लिए ऐसे नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना थोड़ा अजीब नहीं है?
ये आपकी बहुत ही पैनी नज़र है, पर अगर हम इसे ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ में विश्लेषित करें ना, तो तस्वीर साफ होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बुर्जुल दर्रा श्रीनगर को सीधे गिलगित से जोड़ता है, जो पाकिस्तान की सीमा की ओर है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब इस मार्ग का उपयोग करके रात के अंधेरे में छुपकर हमले किए गए। ओह, अब समझ रहा हूँ। तो स्रोत सामग्री ने इस छुपकर हमला करने की रणनीतिक प्रवृत्ति को बुज़दिल शब्द के साथ जोड़ दिया है। मतलब कोई पॉलिटिकल या बायस्ड एंगल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि इतिहास की एक विशिष्ट घटना को एक ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करना है। नकारात्मक भावनाएं या खतरे से जुड़े शब्द हमारे अमिगडाला को सक्रिय करते हैं। अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है। हाँ, जो खतरे को याद रखने के लिए जिम्मेदार है। समझ गया। यानी उद्देश्य सिर्फ हुक को दिमाग में फंसाना है, चाहे वो हुक सकारात्मक हो या नकारात्मक। जी। लेकिन अभी तक हम सिर्फ शब्दों से खेल रहे थे। जैसे जैसे हम हिमालय में नीचे की तरफ आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के घने और जटिल रास्तों की ओर, तो दर्रों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, वहाँ काफी सारे दर्रे हैं। तो यहाँ केवल शब्दों के खेल से काम नहीं चलता। तो स्रोत सामग्री क्या करती है? वो पूरी तरह से बेतुकी कल्पनाओं और क्षेत्रीय स्लैंग का सहारा लेती है। बिल्कुल। जब जानकारी सघन हो जाती है, मतलब डेंस हो जाती है, तो मस्तिष्क को उसे अलग करने के लिए और भी बड़े झटके की जरूरत होती है। हाँ। जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हिमाचल के 3 प्रमुख दर्रे हैं, शिपकिला, रोहतांग और बराला चाला। जी। इसे याद करने के लिए स्रोत ने जो कहानी गढ़ी है वो किसी हिंदी फिल्म के डायलॉग जैसी है। 2 दोस्त हैं, एक कहता है चल भाई यहाँ तो शेरबा। शेरबा। हाँ, चल मतलब हिमाचल और शेरबा हमारी ट्रिक है। शे से शिपकिला, र से रोहतांग और बा से बराला चाला। अरे वाह, यहाँ शेरबा एक ऐसा ध्वन्यात्मक पैटर्न बनाता है जो होठों पर आसानी से चढ़ जाता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो शिपकिला को डिकोड करने का तरीका है। उसमें क्या खास है? स्रोत ने सीधे तौर पर शिपकिला को पानी के शिप मतलब विशाल जहाज से जोड़ दिया है। अच्छा। सोचिए, हिमाचल प्रदेश के सूखे, ऊंचे और जमा देने वाले पहाड़ों के बीच पानी का एक विशालकाय समुद्री जहाज खड़ा है। यह पूरी तरह से अतार्किक और बेतुका है। और यही इसका मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? हमारा हिप्पोकैम्पस जो यादों को सहेजने का केंद्र है, वो रोजमर्रा की सामान्य चीजों को फिल्टर करके बाहर कर देता है। हाँ, हम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते। बिल्कुल। लेकिन जब उसे पहाड़ों में एक समुद्री जहाज दिखता है तो वो चौंक जाता है और इसे तुरंत स्थायी मेमोरी में डाल देता है। ओहो। और इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक तथ्य भी है। वो क्या? शिपकिला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। हम चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से शिपला जहाजों के जरिए होता है। अरे हाँ। तो ये बेतुकी तस्वीर असल में भारत चीन के विशाल व्यापारिक संबंधों का एक मानसिक प्रतीक बन जाती है। क्या बात है। एक बेतुकेपन के पीछे इतना बड़ा भू राजनीतिक अर्थ। बिल्कुल। वैसे रोहतांग की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। रोहित नाम का लड़का बहुत कूल है, इसलिए जल्दी लाल नहीं होता। कूल और लाल? हाँ, कूल से कुल्लू घाटी और लाल से लाहुल स्पीति, यानी रोहतांग इन दोनों को जोड़ता है। अरे वाह। और बरालाचा ला तो अपने नाम से ही अपनी जगह बता रहा है। बड़ा हमेशा ऊपर होता है। हिमाचल के नक्शे में सबसे ऊपर लद्दाख है, तो ये हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ये तो स्थान आधारित स्मृति मतलब स्पेशल मेमोरी का शानदार उपयोग है। दिशाओं और स्थिति को तार्किक नियमों में बांध देने से परीक्षा के दबाव में भी इंसान भ्रमित नहीं होता। अब इसी तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड चलते हैं। यहाँ माना, लिपुलेख और नीति तर्रे हैं। यहाँ तो स्रोत ने सीधे बॉलीवुड का सहारा लिया है। ट्रिक है, हेमा मालिनी यूके गई। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम? नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। मालिनी के माँ से माना, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। ये तो बहुत ही मजेदार है। और इन तीनों में लिपुलेख का महत्व सबसे अलग है। अच्छा। हाँ, ये भारत, नेपाल और चीन के त्रिबिंदु पर स्थित है, ट्राई जंक्शन पर। लेकिन इसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक महत्व ये है कि सदियों से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग यही रहा है। हाँ, और इस यात्रा को लिपुलेख से जोड़ने के लिए स्रोत ने जो उपमा दी है वो किसी कानूनी दस्तावेज जैसी है। कानूनी दस्तावेज? देखिए,
कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद दुर्गम और जानलेवा हो सकती है। इसलिए ट्रिक ये कहती है कि ऐसी खतरनाक यात्रा पर जाने से पहले प्रशासन आपसे एक लेख लिखवा लेता है, एक अनुबंध, इंडेमनिटी बॉन्ड, कि अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी। लिखवा लेना या लेख से बनता है लिपुलेख। अरे वाह! ये मानसरोवर की आध्यात्मिकता को एक कानूनी अनुबंध के साथ जोड़कर एक ऐसा हुक बनाता है जो कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। और अगर हम इस सफर के अगले चरण को देखें तो अब हमें समझ में आता है कि बेतुकी कल्पनाओं से भी ज्यादा असरदार क्या हो सकता है। वो क्या? वो है नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमें पहले से पता हो। जैसे जब हम भारत के पूर्वी हिस्से की ओर मुड़ते हैं। हाँ, पूर्वी भारत की पहाड़ियां हमेशा से अपने रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। सबसे पहले बात सिक्किम की। यहाँ नाथुला और जिलेपला दर्रे हैं। जी। स्रोत सामग्री ने इन नामों को राज्य की एक बहुत ही सकारात्मक उपलब्धि के साथ जोड़ा है। और वो उपलब्धि है जैविक कृषि। मतलब सिक्किम भले ही भौगोलिक रूप से छोटा है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला देश का पहला राज्य है। हाँ, ये तो है। ये एक ऐसा तथ्य है जो ज्यादातर लोगों को पता है और जिस पर पूरे देश को गर्व है। स्रोत इसी गर्व का फायदा उठाता है। कैसे? ट्रिक कहती है कि सिक्किम की इस उपलब्धि पर हमें नाज है। ना से नाथुला और ज से जलेपला। ये भूगोल को सीधे तौर पर कृषि और राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ देता है। सच में बहुत स्मार्ट तरीका है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ें तो वहां बोमडीला, दाफू और यांग्याप दर्रे मिलते हैं। जी। इसे याद रखने के लिए स्रोत हमें वापस खेतों में ले जाता है। ट्रिक है कि अरुण नाम के दोस्त ने खेत में कुछ बो दिया है। अरुण से अरुणाचल, और बोदिया से बो से बोमडीला, दी से दाफू और या से यांग्याप। ये विजुअल इमेजरी पर प्रहार करती है। वो कैसे? हम सभी जानते हैं कि मणि मतलब कीमती पत्थर कितनी मूल्यवान होती है। क्या कोई मणि को अपने पैरों में पहनेगा? बिल्कुल नहीं। मणि हमेशा सिर के ताज में जड़ी जाती है। तो मणि से मणिपुर और ताज से तुजू दर्रा। यहाँ भाषा की संरचना और भूगोल की संरचना एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। मणि और ताज के बीच जो स्थानिक संबंध है वो दिमाग को ये याद रखने में मदद करता है कि मानचित्र पर मणिपुर कहाँ है। सही कहा। अब तक हमने भावनाओं, बेतुकेपन और सकारात्मक तस्वीरों का इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन क्या हमारा दिमाग नकारात्मक भावनाओं या किसी तरह की शारीरिक घबराहट से भी चीजें याद रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पर्वतमालाओं में जाते हैं। और पश्चिमी घाट हिमालय की तरह बर्फीले नहीं हैं, बल्कि घने उष्णकटिबंधीय जंगलों वाले इलाके हैं जो दक्कन के पठार को तटों से जोड़ते हैं। यहाँ के मार्ग व्यापार और इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो महाराष्ट्र में 2 प्रमुख घाट हैं, थाल घाट और भोर घाट। जी। अब इन्हें याद रखने के लिए स्रोत ने जो कहानी चुनी है वो थोड़ी असहज करने वाली है। ट्रिक है, हमारे राष्ट्र में टीबी के बहुत मरीज हैं। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ओहो। अब कोई बीमारी को भूगोल से क्यों जोड़ेगा, लेकिन यही इसका कैच है। हमारे राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, और टी से थाल घाट और बी से भोर घाट। ये असहजता ही इसका मुख्य अस्त्र है। अच्छा। हाँ, बीमारियां या शारीरिक खतरे इंसानी दिमाग के सर्वाइवल मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। टीबी सुनकर जो हल्की सी घबराहट होती है ना, वो ये सुनिश्चित करती है कि कोई कभी भी हिमालय के दर्रों और पश्चिमी घाट के दर्रों को आपस में नहीं मिलाएगा। और ये घाट किन शहरों को जोड़ते हैं, इसके लिए भी एक बहुत ही दृश्यमान कहानी है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है कि आपके सामने एक बहुत ही शानदार थाली सजी है। थाली मतलब थाल घाट। लेकिन अजीब बात यह है कि आपका उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। मां से मुंबई, ना से नासिक। अरे वाह। और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यदि हम इसे नक्शे पर देखें तो थाल घाट ऊपर है और भोर घाट उसके ठीक नीचे। हाँ, यह एक के ऊपर एक रखी फाइलों की तरह दिमाग में दर्ज हो जाता है। पश्चिमी घाट के सफर का आखिरी पड़ाव है दक्षिण का सबसे हरा भरा राज्य केरल। यहाँ पाल घाट और सेनकोटा दर्रे हैं। जी। स्रोत ने यहाँ जो किया है वो शायद पूरी सामग्री की सबसे मजेदार ट्रिक है। केरला सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नारियल? हाँ, नारियल या हरियाली? नहीं, स्रोत ने इसे करेला बना दिया है। और हम जानते हैं कि करेले का कड़वापन बहुत से लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। यहाँ सेंसरी डिस्गस्ट या संवेदी घृणा का इस्तेमाल किया गया है। संवेदी घृणा? हाँ, करेले का खुरदुरा हरा रूप किसी सांप जैसा लग सकता है। यही ट्रिक है।
सा से सेनकोटा और प से पालघाट। बहुत खूब। और पालघाट किन जगहों को जोड़ता है? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से। इसके लिए मशहूर फिल्म पीके का सहारा लिया गया है। पीके? वो आमिर खान वाली। हाँ, ट्रिक है PPK। पहला P पालघाट, दूसरा P पल्लक्कड़ और K कोयम्बटूर। पॉप कल्चर और सिनेमा का ये संदर्भ पुरानी जानकारी को एक नए लिफाफे में पेश करता है। ये बहुत स्मार्ट है। लेकिन केरल के दूसरे दर्रे सेनकोटा की कहानी तो सीधे तौर पर करेले पर हुए अत्याचार की कहानी है। अत्याचार? हाँ, सेनकोटा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। स्रोत ने इसे नाम दिया है सितम, मतलब करेले पर सितम किया गया। ओह। से सेनकोटा, त से तिरुवनंतपुरम और म से मदुरई। करेले का सितम ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी दक्षिण भारतीय मसालेदार फिल्म का नाम लगता है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये एक बहुत ही जटिल भौगोलिक मार्ग को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर देता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर आती है वो ये है कि जानकारी को छोटे, प्रासंगिक और बेतुके पैकेट्स में तोड़ना कितना प्रभावी हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। परीक्षाओं में जब पिछले वर्षों के सवाल सामने आते हैं ना, तो ये ट्रिक्स किसी जादुई छड़ी की तरह काम करती हैं। हाँ, वो तो है। मान लीजिए अगर सवाल आता है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो दिमाग तुरंत कहेगा, अरे कार तो लाखों की आती है, मतलब काराकोरम। सही बात है। पूछा जाए कि कैलाश मानसरोवर का रास्ता कौन सा है, तो वो अनुबंध याद आ जाएगा जो प्रशासन लिखवाता है, लेख यानी लिपु लेख। ये स्मार्ट लर्निंग का चरम है। बिल्कुल। ये रटने की थकान को खत्म करके सीखने की प्रक्रिया को एक खेल बना देता है। हाँ। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? आज हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग अक्षांश और देशांतर की नीरस रेखाओं को भूल जाता है, लेकिन ननिहाल जाने की खुशी, पहाड़ों में पानी के जहाज की बेतुकी तस्वीर और करेले पर हुए सितम को तुरंत पकड़ लेता है। हाँ, ये तो हमने देखा। तो अगर कोई सोचे तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली जानकारी को बहुत ज्यादा तार्किक और गंभीर बनाने की गलती कर रही है? ये तो सोचने वाली बात है। शायद एक अच्छी तरह से सूचित और ज्ञानी व्यक्ति बनने का असली रहस्य यही है कि हम जानबूझकर जानकारी को जितना हो सके उतना अजीब और मजेदार बनाएं। सच में ये एक ऐसा विचार है जो पूरी तरीके से नजरिया बदल सकता है। मतलब अगली बार जब कोई किसी विशाल दीवार में कोई प्राकृतिक दरवाजा देखेगा तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखेंगे, बिल्कुल, बल्कि वो कार, वो जहाज और वो करेला याद आएगा। तो इसी विचार के साथ पहाड़ों की इन असीम ऊंचाइयों और स्मृतियों की गहराइयों से आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया खोजते रहिए और उसे थोड़ा अजीब बनाते रहिए।